एक समय की बात है। किशन नाम का एक आदमी था। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, इसीलिए उसे सामान लेने के लिए भारत में कहीं भी जाना पड़ता था। एक दिन किशन के बॉस ने किशन को कुछ सामान महाराष्ट्र पहुंचाने के लिए कहा। किशन के साथ हमेशा एक मददगार रहता था जो किशन के साथ सामान पहुंचाने जाता था, लेकिन उस दिन अचानक किशन के हेल्पर की तबीयत बहुत खराब हो गई। इसीलिए किशन को सामान पहुंचाने के लिए अकेले ही महाराष्ट्र निकलना पड़ा, क्योंकि समय पर सामान पहुंचाना बहुत जरूरी था। सामान देने के लिए किशन शाम को निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रात हो गई। तभी किशन ने सोचा कि किसी ढाबे पर रुककर खाना खा लेता हूँ। किशन उस दिन जल्दी में खाना लाना भूल गया था। कुछ देर बाद किशन को रास्ते में एक ढाबा दिखा। वो वहीं पर रुक गया और खाना खाने लगा। खाना खाते समय उसने समय देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। भर पेट खाना खाने के बाद किशन वहां से चला गया। रास्ते में किशन ने देखा कि दूर दूर तक खाली सड़क ही नजर आ रही है। कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। सुनसान सड़क होने के कारण किशन ने अपने ट्रक की गति बढ़ा दी थी और वो बहुत ही तेजी से ट्रक को भगाने लगा, क्योंकि वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। वो तेज गति से जा रहा था। तभी उसे हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक रोशनी दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि सड़क के ऊपर एक गाड़ी पलटी हुई है। उस गाड़ी के चक्के अभी तक घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई गाड़ी के लाइट को चालू बंद करके मदद मांग रहा है। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दुर्घटना अभी अभी ही हुई है। इस वजह से किशन को अपना ट्रक रोकना सही लगा। वो ट्रक से नीचे उतरकर उस कार की ओर आगे बढ़ने लगा। किशन को अंदेशा था कि जो भी इस गाड़ी में होगा वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होगा। जब वो गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। किशन को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि कुछ देर पहले इस गाड़ी का हॉर्न बज रहा था और उसकी लाइट को कोई चालू बंद कर रहा था। किशन को लगा कि गाड़ी का हॉर्न बजना और लाइट चालू बंद होना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सोचकर वो चारों तरफ देखने लगा। शायद वो आदमी कार से बाहर निकल गया हो, लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तभी इन चीजों को अनदेखा करके किशन अपने ट्रक में वापस बैठने जा ही रहा था कि तभी उसे सड़क पर कुछ मांस के टुकड़े नजर आए। ये देखकर किशन अपनी ट्रक में से टॉर्च निकालकर कार के अंदर देखने लगा। उसने देखा कि कार की सीट में से खून टपक रहा है, लेकिन उसमें कोई है नहीं। ये देखकर किशन घबरा गया और फिर अपने ट्रक में बैठने के लिए वापस जाने लगा। तभी अचानक किशन को एक भयानक चीख सुनाई दी, लेकिन वो जब पीछे पलटा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जब उसने ध्यान से सुना तो उसे ऐसा लगा कि ये आवाज पास की झाड़ियों में से आ रही है। ये सुनकर किशन को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन कैसे भी हिम्मत करके वो झाड़ियों के अंदर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद किशन के पैर किसी चीज से टकरा गए और वो वही धड़ाम से गिर पड़ा। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर देखा तो किशन की रूह कांप गई। उसने देखा कि उसके आंखों के सामने एक लाश पड़ी है, जिसे नोच नोच कर उसकी सारी चीजें बाहर निकाल दी गई है। ये देखकर किशन बुरी तरह सहम गया था। वो खुद को उस लाश से दूर करने लगा। किशन की सांसें अब तेज हो चुकी थी। वो किसी तरह खुद को संभाल कर वहां से भागने के लिए उठा। जैसे ही किशन ने वहां से उठकर अपने कदमों को आगे जाने के लिए बढ़ाया
तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पैर को किसी ने जोर से पकड़ लिया है। वो इसके पहले कि कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, वो दोबारा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और ऐसा लगा जैसे कोई उसे घसीटकर जंगल की ओर ले जा रहा है। डर के मारे किशन को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने हिम्मत करके दोबारा से टॉर्च जलाकर उस चीज को देखने का प्रयास किया जो उसे जंगल की ओर घसीट रही थी, खींच रही थी। लेकिन जब किशन ने टॉर्च जलाया तो वहां तो कोई भी नहीं था। तभी किशन को ऐसा लगा कि मानो उसके पैर अचानक से आजाद हो गए और जो चीज उसे खींच रही थी उसने उसे खींचना बंद कर दिया। वो एक पल के लिए बहुत तेजी से चीखा और खुद को किसी भी तरह संभाल कर वापस अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। तभी रास्ते में पड़ी वो लाश अचानक से गायब हो गई। किशन ने इन चीजों को अनदेखा किया और डरते हुए, कांपते हुए हिम्मत करके अपनी ट्रक में वापस जाकर बैठ गया। उसने ट्रक चालू करके तेज गति से अपने ट्रक को भगाना चालू कर दिया। वो तेज गति से आगे भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक किशन के ट्रक का टायर फट गया और उसका ट्रक वहीं रुक गया। किशन ने अभी जो कुछ भी देखा था और उसके साथ अभी जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से किशन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ट्रक से नीचे उतरकर टायर बदल सके। वो ट्रक में डर के मारे ऐसे ही बैठा रहा। उस वक्त जब उसने घड़ी देखी तब रात के करीब 1 बज रहे थे और फिर जब किशन ने ट्रक के कांच में देखा तो उसकी आत्मा डर के मारे कांप उठी, क्योंकि वो साफ साफ देख सकता था कि जो लाश कुछ समय पहले उसने झाड़ियों में देखी थी वो कहीं और नहीं बल्कि उसके ही ट्रक के अंदर थी। किशन अब कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। और तभी अचानक उस लाश ने अपनी आंखें खोली। कुछ समय तो किशन को ये लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन देखते ही देखते उस लाश की आंखें काली होने लगी। ये देखकर किशन जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा और मजबूरन उस ट्रक से नीचे उतरकर उस सुनसान रास्ते पर तेजी से भागने लगा। किशन को रास्ते पर फिर से एक रोशनी दिखाई दी। अब किशन बहुत ज्यादा डर गया था। इस रोशनी को देखकर भी किशन को यही महसूस हो रहा था कि अब उसकी मौत होने वाली है। उसे उस रोशनी में अपनी मौत दिखाई दे रही थी और जब उसने उस रोशनी को ध्यान से देखा तो किशन को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने देखा कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वो कार ही उसके सामने खड़ी थी। अब उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ फिर से छल हो रहा है। वो कार को अनदेखा करते हुए आगे भागता रहा। कुछ देर भागने के बाद उसकी सांसें फूलने लगी। वो एक जगह जाकर रुक गया। रुकने के थोड़ी देर बाद एक कार का हॉर्न सुनाई देने लगा और देखते ही देखते उस हॉर्न की आवाज बहुत तेज होती चली गई। अब किशन डर के मारे वही जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने कान तक बंद कर लिए। तभी किशन के पास एक कार आकर रुक गई और उसमें से एक आदमी निकला। ये आदमी किशन के लिए मानो एक फरिश्ता हो। उसने किशन को इस हालत में देखकर उसे उसके बारे में पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? आइए आप मेरी कार के अंदर आकर बैठ जाइए। इस आदमी को देखकर किशन के अंदर कुछ सुकून सा आया। उसे एक शांति सी महसूस हुई कि शायद अब वो उस छल से बाहर निकल चुका है और वो जल्दी से जाकर उस आदमी के कार में बैठ गया। रास्ते में किशन ने उस आदमी को सारी बात बताई कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ। किशन की ये सारी बात सुनकर उस आदमी ने किशन से कहा, भाई साहब ये एक भूतिया रास्ता है। यहाँ रात के समय बहुत सारी भयानक आत्माएं घूमती हैं।
और रात में गुजरने वाले लोगों के साथ यहाँ छल होता है और जो भी लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं उनका मरना निश्चित होता है। आप तो बहुत भाग्यशाली हो साहब जो जिंदा बचकर निकल गए। उस दिन के बाद से किशन ने अपना काम ही छोड़ दिया और कभी उस रास्ते की ओर मुड़कर नहीं देखा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। माया कुंज नाम का एक कॉल सेंटर था। इस कॉल सेंटर में शहर के कई युवक और युवतियां, सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी सब काम करते थे। इस कॉल सेंटर में बहुत सारी प्रोसेसेस थी, जैसे कि मोबाइल के प्रश्नों के उत्तर के लिए, ऑनलाइन फूड ऑर्डर के बारे में प्रश्नों के उत्तर के लिए, सिम कार्ड संबंधित जानकारी और प्रश्नों के लिए, बैंकिंग सेवाओं से संबंधित जानकारी के लिए, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं। युवक युवतियां सुबह 6 से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में काम करते थे। इस कॉल सेंटर में सबकी अलग अलग शिफ्ट थी, किसी की 6 से 3, किसी की 8 से 5, तो किसी की 9 से 6। सबसे अंतिम शिफ्ट थी 10 से 7 की। उसके बाद कोई भी काम नहीं कर सकता था। अगर किसी का काम अधूरा रह गया हो तो वो कल सुबह जल्दी आकर काम खत्म कर लेता, लेकिन रात को नहीं रुकते। शाम को 7 बजे के बाद इस कॉल सेंटर के चारों ओर शांति का वातावरण छा जाता और इस शांति के वातावरण के साथ ही यहाँ पर कुछ प्रेत आत्माएं रात को आवाजें करती और भय का माहौल फैलाती, ऐसा आसपास के लोगों का कहना था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उनका घर कॉल सेंटर से थोड़ी दूरी पर है, फिर भी रात को किसी के रोने की, हंसने की आवाजें पूरी रात सुनाई देती। ये आवाजें सुबह 4 से 5 बजे तक चलती। कॉल सेंटर के कुछ कर्मचारी तो शाम के 6 बजे से ही डरने लग जाते और ठीक 7 बजे सारा कॉल सेंटर खाली हो जाता। सिक्योरिटी गार्ड भी रात को नहीं रुकते थे, उनकी ड्यूटी सुबह से शाम तक की ही होती थी। रात की शिफ्ट ना होने के कारण इस कॉल सेंटर को काफी नुकसान होने लगा। काम लगातार बढ़ने लगा और नौबत यहाँ तक आ गई कि इस कॉल सेंटर की मालिक ने अपना बिजनेस बेचकर किसी और व्यक्ति को दे दिया और उस व्यक्ति का नाम था गिरिराज कुमार। गिरिराज कुमार को पुराने मालिक और पुराने स्टाफ ने बताया कि वो रात की शिफ्ट बिल्कुल भी ना रखे, लेकिन गिरिराज कुमार ने उनकी एक नहीं सुनी। वो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कुछ कर्मचारियों और युवकों को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए दुगुनी तनख्वाह देने का वादा कर दिया। दोगुनी सैलरी के लालच में कुछ कर्मचारी और युवक काम करने के लिए मान गए। अगले दिन शाम को जब रात की शिफ्ट चालू हुई तब कुछ लोगों को डर लगने लगा, लेकिन दुगनी तनख्वाह के उत्साह में सब काम में जुट गए। रात के ठीक 12 बज चुके थे। सिम कार्ड प्रोसेस के कुछ युवक हेडसेट पहनकर कॉल्स ले रहे थे और ग्राहकों की समस्या का समाधान कर रहे थे। रात में कॉल्स लेते लेते एक युवक को भूख लग गई और वो खाना खाने के लिए नीचे गया। उस युवक का नाम था रोहन। कॉल सेंटर से काफी दूरी पर एक चाइनीज रेस्टोरेंट था। वहाँ पर रोहन ने चाइनीज ऑर्डर किया। थोड़ी देर में रोहन के पास एक दूसरा युवक आया जिसने अपना नाम संदीप बताया और उसने कहा कि वो इसी कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में ऑनलाइन फूड ऑर्डर प्रोसेस में काम करता है। दोनों ने चाइनीज खाते खाते काफी बातें की और फिर दोनों एक साथ कॉल सेंटर की तरफ जाने लगे। संदीप कुछ देर चलने के बाद रोहन के पीछे पीछे चलने लगा। रोहन अपनी बातों में इतना मशगूल था कि उसे पता ही नहीं चला कि पीछे कोई है भी या नहीं। कॉल सेंटर अब बस थोड़ी सी ही दूरी पर था और तभी रोहन ने पूछा, संदीप तुम सुन रहे हो ना? रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो संदीप वहां था ही नहीं। ये देखकर रोहन बहुत डर गया और जितना तेजी से हो सके वहां से भागा। बीच में उसे ये भी एहसास हुआ कि पीछे से उसके पैर कोई खींच रहा है।
लेकिन उसने अपने पैरों को छुड़ाते हुए कॉल सेंटर की तरफ भागने लगा। बस वो कॉल सेंटर पहुंचने ही वाला था कि उसने तुरंत अपने सामने एक भयानक चेहरा देखा और उसे देखकर वो बेहोश हो गया। रात को सभी सिक्योरिटी स्टाफ डर के मारे सो गए थे, इसीलिए रोहन को किसी ने नहीं देखा। अगले दिन सुबह कुछ कर्मचारियों ने रोहन को जगाया और बेहोश होने का कारण पूछा। तब रोहन ने रात की सारी बातें उन्हें बताई। गिरिराज कुमार के अलावा सबको यकीन था, लेकिन गिरिराज कुमार ने कहा, देखो ये सब एक भ्रम है, तुम्हारे मन में जरूर कोई बुरा ख्याल आया होगा, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। रात की घटना के बाद रोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके दूसरे दिन ही फिर कुछ ऐसा ही डरावना होने वाला था। ऑनलाइन फूड प्रोसेस के युवक एक दूसरे के साथ मस्ती करते करते कॉल्स ले रहे थे और ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। रात के ठीक 2 बजे सुमित नाम का एक युवक वॉशरूम जाने के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ और वॉशरूम की ओर आगे बढ़ा। सुमित जैसे ही वॉशरूम में गया कि अचानक वहाँ की बत्ती बुझ गई। अगले कुछ पलों तक बत्ती चालू बंद होने लगी। ये देखकर सुमित बहुत घबरा गया। सुमित ने वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लगातार बत्ती चालू बंद हो रही थी। ये सब देखकर सुमित के तो होश ही उड़ गए। अचानक एक आवाज आई और बत्ती बुझ गई। सुमित ने जब ऊपर देखा तो उसे फिर से एक बहुत ही भयानक साया नजर आया, जिसे देखकर सुमित डर के मारे कांपने लगा। उस भयानक साये के हाथों से खून टपक रहा था और उसके भयानक दांत दिख रहे थे। उसकी आंखें भी सफेद रंग की थी। इतना भयानक मंजर देखकर सुमित डर के मारे कांपने लगा। तभी सुमित डरते डरते कांपते हुए उस साये से कहने लगा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तभी उस साये की एक खौफनाक आवाज आई, किसी को भी नहीं जाने दूंगा, तुम सब मरोगे, एक एक करके मैं तुम सबको मार दूंगा और कोई नहीं बचेगा। मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को भी जीने नहीं दूंगा और इस कॉल सेंटर को नर्क बनाकर छोड़ दूंगा। ये कहकर वो सुमित का गला दबाने लगा और तभी उसने कॉल सेंटर की 3री मंजिल से सुमित को धक्का दे दिया और जमीन पर गिरते ही सुमित की मौत हो गई। सुबह जब सबने देखा कि नीचे सुमित की लाश पड़ी है, तो उन्होंने जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस को बुलाया और आखिर में ये निर्णय लिया कि सुमित ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। लेकिन कुछ व्यक्तियों को समझ में आ गया था कि ये कोई खुदकुशी नहीं है, ये किसी बुरी शक्ति का शिकार हुआ था। कॉल सेंटर में लगातार काम बढ़ने ही लगा। काम को कम करने के लिए उन्होंने युवतियों के लिए एक अलग शिफ्ट रख दी, जो कि दोपहर के 12 बजे से रात के 9 बजे तक की थी। अब गिरिराज कुमार ने उन्हें एक्स्ट्रा 3000 रुपए देने का वादा किया। इस तरह से ज्यादा रुपए देने के लालच में वो उन लोगों से काम करवाने लगा। उसके अगले दिन रोज की तरह ही पूरा दिन तो अच्छे से काम चला, लेकिन फिर जब धीरे धीरे रात हुई तो रात के ठीक 9 बजे सिम कार्ड संबंधित प्रोसेस में एक युवती अपना आखिरी कॉल ले रही थी। उसने देखा कि बाकी सारी युवतियां काम करके जा चुकी थी और यहाँ तक कि उस वक्त प्रोसेस में कोई टीम लीडर भी मौजूद नहीं था। वो किसी मीटिंग में थे। वो युवती एक ग्राहक की नेटवर्क संबंधित समस्या का समाधान कर रही थी। उसने ग्राहक को बहुत समझाया, लेकिन वो ग्राहक उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था और वो कॉल को भी कट नहीं कर रहा था। उस युवती का नाम था तानिया। ग्राहक बार बार यही बोल रहा था, देखिए तानिया जी, जब तक मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता मैं कॉल कट नहीं करूंगा और आपको भी कॉल कट नहीं करने दूंगा, चाहे पूरी रात ही क्यों ना बीत जाए। तानिया ने कुछ देर तक उस ग्राहक को समझाया, फिर अचानक उसने देखा कि उसका पूरा सिस्टम ही बंद हो गया है। पूरे प्रोसेस की बत्ती बुझ गई है
और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। ये देखकर तानिया बहुत ज्यादा डर गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी सांसें फूल गई और उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने देखा कि बत्ती हर थोड़ी देर में चालू बंद होने लगी है और कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से बंद हो गई और फिर से चारों ओर अंधेरा छा गया। डरावनी आवाज आने लगी। अचानक उसे एक कुर्सी हिलती हुई नजर आने लगी और एक हेडसेट हवा में तैरता हुआ नजर आया। वो हेडसेट थोड़ी देर इधर उधर जाके तानिया के कानों के पास फिट हो गए। तानिया ने बहुत कोशिश की उस हेडसेट को निकालने की, लेकिन वो उसके कानों से निकल ही नहीं रहे थे। उस हेडसेट से बस एक ही आवाज आ रही थी, मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं इस जगह को नर्क बना दूंगा। और ये बोलकर वो आत्मा तानिया को घसीट कर ले गई और हेडसेट के वायर से उसके गले को बांधकर उसे मारने की कोशिश करने लगी और थोड़ी ही देर में तानिया की मौत हो गई। और उसके बाद उस आत्मा ने तानिया को पास में पड़ी हुई एक रस्सी की मदद से पंखे पर लटका दिया। कुछ देर बाद जब प्रोसेस का टीम लीडर आया तो ये घटना देखकर वो सबको इकट्ठा करने लगा। पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई और आखिर में पहली घटना की तरह ही इसे भी खुदकुशी मानकर सब अपना अपना काम करने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को उस कॉल सेंटर में जाने से मना कर दिया। कुछ बच्चे डर के मारे अपने आप कॉल सेंटर में जाना बंद कर देते हैं। इस हादसे के बाद कॉल सेंटर में काम का पहाड़ टूट पड़ता है। कम बच्चों के काम पर आने की वजह से आधे से भी ज्यादा काम बाकी रह जाते थे। ये सब देखकर गिरिराज कुमार को बहुत चिंता होने लगी और वो इसका उपाय सोचने लगे। काफी सोचने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो दूसरे राज्य से युवक और युवतियों को काम करने के लिए लाएंगे। उन्होंने अपने कुछ संपर्क के जरिए ये संदेश दूसरे राज्य तक पहुंचाया और साथ में ये भी संदेश दिया कि उन्हें उनकी तनख्वाह के अलावा भी एक्स्ट्रा 5 से 10 हजार रुपए तक दिए जाएंगे। काफी युवक युवतियां काम की तलाश में थे और ऐसा सुनहरा मौका वो अपने हाथ से कैसे गवा सकते थे। इसीलिए वो अपने राज्य से इस राज्य में आने के लिए तैयार हो गए। उनकी इंटरव्यू की तारीख भी तय की गई और उस दिन सब इस राज्य में उपस्थित थे। सबने अच्छे से इंटरव्यू दिया। सबको अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक अलग अलग प्रोसेस में काम दे दिया गया। बाहर से आए हुए सारे युवक युवतियां इस कॉल सेंटर के रहस्य से अनजान थे। वो ये नहीं जानते थे कि इस कॉल सेंटर पर कोई काला साया मंडरा रहा है। फिर अचानक एक दिन की बात है। फूड ऑर्डर प्रोसेस में रात की शिफ्ट में 10 युवक कॉल ले रहे थे। उनमें से 7 बाहर से आए हुए थे और 3 इसी राज्य के थे। कॉल्स खत्म होने के बाद जब थोड़ा समय मिला तो उन तीनों में से किसी एक ने उनको कुछ बातें बताई। आप सबको पता है ये कॉल सेंटर से कई युवक युवतियां जॉब छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि सबका कहना है कि इस कॉल सेंटर पर कोई काला साया मंडरा रहा है और इस कॉल सेंटर का नाम तो बदलकर अब भूतिया कॉल सेंटर रख देना चाहिए। तुम्हें पता है हाल ही में इस कॉल सेंटर में 2 जानें जा चुकी है और पुलिस ने भले इसे खुदकुशी कहकर केस बंद कर दिया हो, लेकिन सच बताए ना तो ये कोई खुदकुशी नहीं थी। उस भयानक आत्मा ने उनका शिकार किया है। हमें भी बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है और माँ बहुत बीमार है। दिन की शिफ्ट में तो इतना पैसा मिलता नहीं है जितना रात की शिफ्ट में मिलता है, इसीलिए मजबूरी में काम कर रहे हैं हम। ये सुनकर दूसरे राज्य से आए हुए युवकों में से किसी एक ने उत्तर देते हुए कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी भी इन सब चीजों पर यकीन कर रहे हैं। मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। इन तीनों में से केवल यही एकमात्र युवक था जिसे भूत प्रेतों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन बाकी दोनों दोस्त ये सब बातें सुनकर डरने लगे और वापस अपने राज्य जाने के बारे में सोचने लगे।
उनमें से एक ने तो ये ठान लिया था कि अब वो इस कॉल सेंटर को छोड़ देगा। उसका नाम था गौरव। बाकी दो दोस्तों ने उसे बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और वो भागते भागते नीचे जाने लगा। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी उसने महसूस किया जैसे कोई और भी उसके पीछे पीछे चल रहा है और मानो कोई उसके पैर पकड़कर उसे रोक रहा हो। उसने आसपास भी देखा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो घबराते हुए नीचे पहुंचा। इतनी ज्यादा रात हो गई थी कि उसे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। कुछ देर के बाद ही वहाँ पर एक बाइक सवार आया। बाइक सवार उसे देखते ही रुक गया और पूछने लगा, आपको कहाँ जाना है भाई? मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? गौरव ने डरते हुए उत्तर दिया। बाइक सवार ने गौरव को लिफ्ट दे दी और बाइक चलाने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद गौरव ने देखा कि बाइक सवार तो अदृश्य हो गया है और बाइक अपने आप चल रही थी। गौरव ये देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो चिल्लाते जा रहा था, बाइक रोको, कोई बचाओ मुझे, इस बाइक को रोको, बचाओ। और थोड़ी देर बाद ही एक घटादार पेड़ के नीचे आकर बाइक अपने आप रुक गई। गौरव जैसे ही बाइक से नीचे उतरा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। गौरव ने महसूस किया कि कोई शक्ति उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है और उसे जोर से खींच रही है। गौरव अब इतना ज्यादा डर गया था कि चीखने चिल्लाने के लिए उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो डर के मारे कांप रहा था, पूरी तरह घबरा गया था। उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। गौरव को उस बुरी शक्ति ने ऊपर उठाया और फिर जोरदार नीचे फेंका। जब उसने अपनी आंखों को ऊपर किया तो गौरव ने देखा कि पेड़ के ऊपर एक भयानक साया लटक रहा है, जिसके दोनों हाथ खून से रंगे हुए हैं। उस भयानक साये को देखकर गौरव का दिल दहल उठा। फिर अचानक वो साया गौरव की तरफ आया और उसने उसका गला पकड़ लिया और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वो गायब हो गया। गौरव ने डरते हुए अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद हवा में उड़ता हुआ उसे एक कंकाल नजर आया जो उसके पास आ रहा था। दोबारा उस कंकाल ने गौरव का गला पकड़ा। गौरव ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाया। तभी अचानक वो साया फिर से गायब हो गया। गौरव अब उठकर हिम्मत करके वहां से तेजी से भागने लगा। थोड़ी देर भागने के बाद गौरव शांत हो गया। आसपास कोई भी नहीं था, ऐसा उसे एहसास हुआ। वो मन ही मन चैन की सांस तो ले रहा था, लेकिन शायद उसकी सांसें अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। गौरव ने महसूस किया कि उसके दोनों पैर किसी ने कस के पकड़ लिए हैं। उसने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वो भयानक साया उसके पैरों के पास था, जिसने मजबूती से उसके दोनों पैर पकड़ रखे थे। गौरव जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस भयानक साये ने गौरव को भी मौत के घाट उतार दिया। दूसरे दिन सुबह गौरव के दोस्तों ने गौरव को बहुत कॉल्स किए, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। दोस्तों ने सोचा कि शायद अब वो अपने राज्य जाकर ही बात करेगा, इसीलिए उसके दोस्तों ने 1-2 दिन तक इंतजार किया। इतना इंतजार करने के बाद भी जब गौरव का कॉल नहीं लगा तो उसके दोस्तों को चिंता होने लगी और उन्होंने गौरव के मम्मी पापा को कॉल किया। गौरव के मम्मी पापा से बात करके उन्हें ये पता चला कि गौरव तो घर आया ही नहीं है। उनको ये बात पता थी कि गौरव नौकरी कर रहा है। सब जगह गौरव को ढूंढने के बाद आखिरकार उनके दोस्तों ने पुलिस स्टेशन जाकर गौरव के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कॉल सेंटर के आसपास देखा, हर जगह जांच पड़ताल की, लेकिन वो गौरव को कहीं ढूंढ नहीं पाए। गौरव के दोस्तों को अब शक हुआ कि जरूर कुछ न कुछ तो हुआ है, इसीलिए गौरव के दोस्त एक बाबा के पास गए और उन तांत्रिक बाबा को इसका समाधान पूछा। तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तियों से पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उस कॉल सेंटर में क्या हुआ था। तभी उन्हें बरसों पुरानी एक कहानी दिखाई दी। उन्होंने वो कहानी सुनाना शुरू किया। आज से बहुत सालों पहले
इस कॉल सेंटर में कई युवक युवतियां काम करते थे। सब मन लगाकर अपना काम करते थे, लेकिन कॉल सेंटर का प्रबंधक बहुत ही क्रूर था। उसका नाम था अभिनव ठाकुर। वो अपने कर्मचारियों को अक्सर देरी से तनख्वाह देता था और कुछ कर्मचारियों को तो उसने काफी महीनों से तनख्वाह दी ही नहीं थी। हर बार वो दूसरे महीने दे देंगे ये कहकर बात को टालता रहता था और उनसे कई गुना ज्यादा काम करवा लेता था। उसी कॉल सेंटर में एक पवन नाम का लड़का काम करता था। पवन की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे इस कॉल सेंटर में काम करना पड़ रहा था। एक दिन अचानक पवन की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाने से पवन ने अभिनव ठाकुर से अपनी तनख्वाह मांगी, लेकिन उसने उसे एक पैसा भी नहीं दिया और समय पर तनख्वाह ना मिलने से पवन की माँ का इलाज नहीं हो पाया और उसकी माँ का देहांत हो गया। पवन ने उस रात कॉल सेंटर की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ का देहांत होने के बाद वो भी जिंदा नहीं रह सका और तभी से पवन की आत्मा इस कॉल सेंटर में कैद हो गई है। उसे अपनी माँ की मौत का बदला लेना था, इसीलिए वो यहाँ पर काम करने वाले अनेक कर्मचारियों को डराने लगा और धीरे धीरे उसने कितने ही लोगों को मार डाला। अब पवन सिर्फ बदले की आग में जल रहा था। वो इस कॉल सेंटर में काम करने वाले हर इंसान को मारने लगा। हर इंसान को वो अपनी मौत का गुनहगार मानने लगा। तुम्हारा दोस्त गौरव भी पवन का ही शिकार हुआ है। पवन की मौत के बाद ही दूसरे दिन ही अभिनव ठाकुर इस कॉल सेंटर को छोड़कर दूसरे शहर भाग गया था और दोबारा कभी लौट कर नहीं आया और इसीलिए पवन उस अभिनव ठाकुर को अभी तक मार नहीं पाया है और वो बदले की आग में जल रहा है। अगर तुम इस कॉल सेंटर में शांति चाहते हो तो पवन की आत्मा को शांत करना होगा, उसका बदला पूरा करना होगा और कैसे भी करके अभिनव ठाकुर को इस कॉल सेंटर के अंदर लाना होगा। और उसके बाद जब पवन अभिनव को मौत के घाट उतारेगा तो उसका बदला पूरा हो जाएगा और वो हमेशा के लिए इस कॉल सेंटर को छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कहा, मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे अभिनव जिस भी जगह होगा वहाँ से कुछ ही दूर में कैसे भी करके इस शहर में पहुँच जाएगा और उसके पैर उसे अपने आप यहाँ खींच कर ले आएंगे और उसे इस बात का एहसास तक नहीं होगा। जब तक मैं मंत्रोच्चारण करता रहूंगा अभिनव को कोई होश नहीं रहेगा। ये कहकर बाबा ने कुछ मंत्र बोलना शुरू कर दिया और रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई तो बाबा के कहने के मुताबिक कॉल सेंटर के बाहर अभिनव ठाकुर मौजूद हो गया था। अभिनव धीरे धीरे कॉल सेंटर की तरफ आगे बढ़ा और जैसे ही वो कॉल सेंटर के अंदर पहुंचा अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने अब मंत्र बोलना बंद कर दिया था। और जैसे ही मंत्रोच्चारण बंद हुआ कि अभिनव होश में आ गया। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अभिनव को तो कुछ पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ आया है और वो यहाँ कैसे पहुँचा, उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन मंत्र बोलना बंद करने के बाद ही उसे ये पता चला कि वो माया कुंज कॉल सेंटर के अंदर है। अचानक उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगी और अब वो डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जगह कैसे पहुंच गया। अभिनव के हाथ पैर कांपने लगे। उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी और अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। वो भयानक साया और किसी का नहीं बल्कि पवन का ही था। धीरे धीरे वो परछाई बड़ी होने लगी और अभिनव के पास आने लगी। अचानक एक कटा हुआ हाथ अभिनव के नजदीक आया और उसका गला जोर से पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगा। अभिनव जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी पवन की भयानक आवाजें वहाँ गूंजने लगी। वो चिल्लाने लगा, तेरी वजह से मेरी माँ चली गई, मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा। तेरे किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी, तुझे मैं नर्क पहुंचा कर रहूंगा। ये कहते हुए पवन की आत्मा जोर जोर से चीखती रही, चिल्लाती रही
और अभिनव का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती रही। फिर कुछ ही देर बाद अभिनव की मौत हो गई और पवन का बदला पूरा हो गया और पवन की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस कॉल सेंटर से अदृश्य हो गई और माया कुंज में कभी वापस लौटकर नहीं आई। और इसी के साथ पवन को इंसाफ मिल चुका था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है, इसीलिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।